क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। हालांकि जितने प्रश्न हैं सब आए हुए हैं, हमने को फालतू को प्रश्न नहीं रखो है। अब बिटिया तुम लोग बात बंद करो और शुरू करो। टीवी के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं, या टीवी का रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा? लेजर बता रहे। ये आपका गलत हो गया, बिल्कुल सुन लो। टीवी का रिमोट कंट्रोल जो होता है, दिमाग सही नहीं है तुम्हारो, उससे इंफ्रारेड तरंगें निकलती हैं। इंफ्रारेड तरंगों को अवरक्त तरंग कहा जाता है। अवरक्त तरंगें, अवरक्त तरंगों के बारे में मैंने बताया था कि टीवी की रिमोट कंट्रोल से निकलती हैं, तथा कोहरे में फोटोग्राफी करने में, अगर कोहरा में आप फोटोग्राफी कर रहे हो या फिल्म की शूटिंग कर रहे हो तो भी आपको इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बात और समझ लो कि जो अवरक्त तरंगें होती हैं, इनकी खोज किसने की थी? हर्सेल ने की थी। किसने की थी? हर्सेल। अल्ट्रासोनिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। वो श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य होते हैं। ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं और इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। इस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था? सब अच्छे प्रश्न हैं। हाइगेंस, देखो जरा सुनो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। किसने दिया था? हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक प्रकार का कण नहीं है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। न्यूटन ने प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने कहा था प्रकाश एक प्रकार का कण है, और हाइगेंस ने कहा था प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। अगर हम थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने किसका आविष्कार किया? इलेक्ट्रॉन का। किसका आविष्कार किया? ध्यान से सुना करो भाई। अगला हम माइकल फैराडे की बात करें तो माइकल फैराडे ने कौन सा नियम दिया? माइकल फैराडे ने विद्युत धारिता के नियम दिए थे। किसके नियम? विद्युत धारिता के नियम दिए थे, या विद्युत अपघटन के नियम, सॉरी, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। ठीक। अगर हम नील बोर की बात करें तो नील बोर ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। किसका मॉडल? परमाणु संरचना का मॉडल दिया था। फिर एक बार रिपीट करके सुन लो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। नील बोर ने परमाणु संरचना का मॉडल दिया है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। किसके नियम? विद्युत अपघटन के नियम। क्वेश्चन क्लियर हो गया 22? ठीक, इतने में तुम्हारे नंबर अच्छे आए हैं। अगला, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साइंस में क्वेश्चन गलत नहीं हो, फिजिक्स में। जी, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताओ? सुनो जरा। स्टेथोस्कोप को हम लोग हिंदी में आला बोलते हैं। और कल मैंने प्रश्न कराया था कि हृदय की धड़कन सुनने के लिए या फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। और स्टेथोस्कोप में क्या होता है कि ध्वनि जो है टकराकर वापस आती है, जिसके द्वारा कान से सुनते हैं। तो कुल मिलाकर स्टेथोस्कोप, जिसको हम आला कहते हैं, वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ऑप्शन पर निगाह रखो करो कि यहाँ पर लिखा है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ प्रकाश की कोई बात ही नहीं है। ठीक, प्रकाश का कोई लफड़ा ही नहीं। यहाँ पर ध्वनि का परावर्तन होगा, वो हमें कानों के द्वारा सुनाई पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। अगला ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है? बताइए। एक विशिष्ट ताप पर, विशिष्ट का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर या कोई निश्चित ताप है, तो किस माध्यम में ध्वनि की तरंगें की चाल सर्वाधिक होती है? तो होगा ठोस। भैया निर्वात में ध्वनि की चाल हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझ लो। निर्वात जहाँ पर होगा वहाँ ध्वनि की चाल नहीं होगी। सेकेंड बात, अगर हम बात करें तरल अवस्था की, जैसे पानी के अंदर कोई व्यक्ति बात करे तो भी उसकी ध्वनि की चाल कहाँ तक जाएगी?
10-5 मीटर तक चली जाए, यही बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं है। सर्वाधिक चाल किस में होती है? ठोस में। और ठोस में किस धातु में? इस्पात में होती है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? ठोस में। और ठोस में किस में? इस्पात में मानी जाती है। गैस में भी चाल हो जाएगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी हम सोच रहे हैं। सर्वाधिक हमारी बनेगी जाकर ठोस में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, कितनी होती है? बी नंबर सही है, बिल्कुल सही है। अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का हिंदी में नाम क्या है? पराश्रव्य ध्वनियाँ। पराश्रव्य ध्वनियाँ। हो सकता है परीक्षा में पराश्रव्य ना दें, दिया भी नहीं है। ये रेलवे का ही क्वेश्चन मैंने लिया है, उन्होंने दो नहीं है, उन्होंने अल्ट्रासोनिक लिखी है। और इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इनको इंसान नहीं सुन सकता, इनको कुत्ता है, चमगादड़ है, जो जानवर हैं वो पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। आवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि कान के पर्दा फट जाए तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? क्या भाई कर रहे हो? वायु में ध्वनि का वेग पूछा गया है, तो वायु में ध्वनि की चाल सामान्य ताप पर 343 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में ध्वनि की चाल सामान्य ताप पर 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको याद रखना। क्लियर है? 343 हवा में टेम्परेचर पे है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कितने सेकंड होना चाहिए? 0.1। दिखा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के समय के मध्य समय का अंतराल कितना होना चाहिए? प्रतिध्वनि का मतलब होता है टकराकर वापस आए, और टकराकर जितनी जल्दी वापस आएगी उतनी ज़्यादा हमें स्पष्ट सुनाई देगी। भाई जैसे आज हमने कोई शब्द बोला और टकराकर आध घंटे बाद वापस आया तो बेकार ही है। तो 1/10 सेकेंड कहें या 0.1 सेकेंड कहें। एक बात और सुन लो, अगर हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है तो श्रोता और जो वस्तु है उसके बीच में दूरी कितनी हो? 17 मीटर। कितने मीटर? 17 मीटर होनी चाहिए दूरी। क्लियर? अगला, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत तरंग है, चुंबकीय तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा सी। इसका रीजन है कि बेतरंगें जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के पहुंच जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, बिना किसी माध्यम में। क्योंकि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में चलता है प्रकाश, इसलिए प्रकाश कैसी तरंग हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग। और प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने नापा था? रोमर ने। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये भी याद रखना, यदि माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदलेगी। ठीक, ये अपवर्तन वाले नियम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 29 बताओगे कि किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का, बिल्कुल सही है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आसमान कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? नीला। अब जरा सुन लो, नीला इस वजह से दिखाई देता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और बैगनी या नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें निकली और किरणों में नीला रंग ज़्यादा फैलेगा। इस वजह से फैलेगा कि उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी है? कम है। तो नीला रंग पूरे आकाश में जो धूल के कण हैं, जो पानी के कण हैं, उनसे टकराकर नीला रंग जो है पूरे आकाश में फैल जाता है और इसी वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। हाँ,
माध्यम तो आपके धूल के कण रहेंगे, उन्हीं से टकराना है प्रकाश को। प्रकाश का परावर्तन अलग इवेंट है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश का टकराना और उसी माध्यम में वापस आना, दूसरे माध्यम में नहीं। मेरी बात को ध्यान सुनना, हम कह क्या रहे हैं। अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें और अपवर्तन में एक अंतर है। परावर्तन ये कहता है कि अगर प्रकाश विरल माध्यम में टकराया तो विरल माध्यम में टकराने के बाद वापस चला जाए तो कौन सी घटना? परावर्तन। और प्रकाश विरल माध्यम में टकराए और सघन माध्यम में चला जाए तो अपवर्तन। माध्यम चेंज तो अपवर्तन, माध्यम नो चेंज तो परावर्तन है। यहाँ प्रकाश टकरा के ऐसा जा रहा है, ये चल रही है परावर्तन की घटना, और टकरा के पानी के भीतर चला जाए वो कहलाएगी अपवर्तन की घटना। क्वेश्चन नंबर 30, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। अवतल दर्पण के बारे में 2-4 पॉइंट और समझ लो। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ठीक, अब देखो जरा, वाहनों की हेडलाइट में है अवतल दर्पण का प्रयोग, साथ में आँख की जांच में, नाक की जांच में, गले की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग। जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं वह हाथ में सर्च लाइट रखते हैं, वो सर्च लाइट जो होती है उनके पास, सर्च लाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, हाँ एक और याद रखना, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सोलर कुकर में। लेकिन एक बात और याद रखना कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा? देखिए, आभासी क्यों होगा इस बात को समझो। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने तो वास्तविक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है तो आभासी हुआ ना, वास्तविक स्थिति तो है नहीं। अब इसमें प्रकाश फैल गया तो आभासी होगा। आभासी होने के साथ साथ ये बताइए, वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा? भैया वस्तु से कैसा होगा? बड़ा प्रतिबिंब होगा, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाएगा। और साथ में, हाँ इतना लिख लिया, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, उल्टा नहीं बनता इसमें प्रतिबिंब। कैसा बनता है? सीधा बनता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है? यानी सर्च लाइटों में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। सबको मालूम है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसमें ज़्यादा बताना ही नहीं। सौर कुकर में उपयोग के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो सौर कुकर में या सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला बताइए कि प्रकाश की दिशा में होने वाले परावर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरे। मैंने अभी बताया, एक माध्यम से अन्य माध्यम में हम जाएं तो ये क्या कहलाएगी? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएं तो ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाएगी, परावर्तन नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मैंने बताया था। ठीक, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किसे परावर्तित करने की युक्ति है? बताइए। डीसी को एसी में, और तुम बताओ। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ठीक, अच्छा ये बताओ, अब ध्यान से सुनना। पहली बात सुन लीजिए, जो ट्रांसफार्मर होता है एक अपचायक होता है। ना ये एसी को डीसी में बदलेगा, ना डीसी को एसी में बदलेगा। मेरी बात सुनना, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? इसमें इन्होंने गलत लिख दिया। कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में ही बदलेगा, डीसी में नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर इस वजह से लगाए जाते, जैसे हमने यहाँ पर स्टेबलाइजर लगा दिया। स्टेबलाइजर जो हमने घर में लगाया है वो क्या करेगा? कम वोल्टेज आ रहा है एसी, घरों में जो विद्युत धारा आती है वो एसी होती है,
उसको किस में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज में, कि भैया 200 आ रहे तो 250 कर लो, 250 आ रहे तो 300 कर लो। तो इसका मतलब कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलेगा, एसी को डीसी में नहीं बदलता है, ये दिमाग से निकाल लो, ये अपचायक है, इसका कोई काम डीसी एसी या एसी डीसी का नहीं है, वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम है, ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर। 36, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है, हाइड्रोजन का करेंगे, गलत, गलत, कार्बन डाइऑक्साइड गलत, नाइट्रोजन। अब जरा सुन लो, यहाँ पर एक चीज सुन लो, विद्युत का जो बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दीजिए आप, और उसमें टंगस्टन का तार लगाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च, 2700-2800 डिग्री सेल्सियस, यानी टंगस्टन का जो तार होता है वो जल्दी गलता नहीं, गलनांक उच्च होने का मतलब है जल्दी नहीं गलता है, वो टूट जाएगा उसका। एक बात और समझ लो, जैसे जो ट्यूबलाइट होती हैं, ट्यूबलाइटें जो लगी हुई हैं, इसमें क्या होता है, कोई हम अक्रिय गैस भरते हैं, क्या भरते हैं, अक्रिय गैस। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबलाइटों में आर्गन गैस का यूज करते हैं। अब ट्यूबलाइट चमकती कैसे, इसके बारे में समझ लो। ट्यूबलाइट में क्या होता है, इस तरीक़ा से, अब तो कम हुई ये, फ्लिंट कांच लगा होता है, कौन सा कांच, फ्लिंट कांच, और इसके अंदर एक फास्फर नामक पदार्थ की परत होती, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर ऐसा फास्फर परत होती, फास्फर। और फिर क्या होता है, इसके अंदर पारे की वाष्प भर दी या हमने आर्गन गैस भर दी। अब क्या होगा, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, पारे की वाष्प भर सकते हो, आर्गन गैस भर दी, या आपको जो भी अक्रिय गैस ठीक लगे वो भर दो। सक्रिय भरोगे भैया ऑक्सीजन जैसी तो आग ही लग जाएगी अंदर, सक्रिय गैस अगर आपने ऑक्सीजन भर दी तो आग लग जाएगी। अब हमने जैसे ही पारे की वाष्प भरी या आर्गन गैस भरी, तो आर्गन गैस में क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गैस के अणुओं की गति क्या होगी, तीव्र होगी ना, और जब वो तीव्र होगी तो गैस घूमेगी, और घूमने के बाद जो होता है, या पारे की वाष्प घूमेगी, क्योंकि पारा गर्म होने पर भागता है, वो पारा जो है किनारे पर चिपक जाता है, इसके फास्फर की परत के किनारे, और इसी वजह से ये ट्यूबलाइट चमकती है। और जब तक इसमें गर्माहट रहेगी, तुमने देखा होगा कि अगर बटन बंद कर दो तब भी ट्यूबलाइट चमकत रहते हैं 5-6 सेकेंड तक, इसी वजह से कि पारा भी ठंडा नहीं हुआ है, फास्फर की परत अभी भी सक्रिय है। अगला, एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो, एक जो बैटरी होती है, अपने यहाँ घर में जो बैटरी चलती हैं, यहाँ लगी हुई हैं, वो लेड संचायक सेलें कहलाती हैं। लेड संचायक सेलें ऐसी होती हैं कि इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसे देसी भाषा में तेजाब कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होती हैं शुष्क सेलें, जो हमारे यहाँ में पड़ी हैं, शुष्क सेलें, ये ड्राई सेल होती हैं, इनमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, नौसादर का, NH4Cl का। और एक चीज़ याद रखना, जिसमें ऊर्जा रखी हुई है, संचित है, और उसको हम यूज करते तो वो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे बैटरियों में रासायनिक ऊर्जा है, इस रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। इसमें पहले से संचित है, अब इसमें हमने क्या किया, रेक्टिफायर लगाकर AC को DC में बदल लिया, ठीक है। अगला, हाँ, रेक्टिफायर परिवर्तित करता है AC को DC में, नहीं, रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में बदलता है, ध्यान रखना। रेक्टिफायर कैसा यंत्र है, जो AC को DC में बदलता है। रेक्टिफायर कहाँ लगा होगा इस समय, बताओ, ये लगा हुआ है इन्वर्टर में, इन्वर्टर में लगा हुआ रेक्टिफायर, वो AC को DC में बदलेगा। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। इसके बारे में समझ लो, फिर कामनी क्या है बताओ। अप्सरा के बारे में बात करें, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब वो प्रधानमंत्री थे तो 1956 में हावा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो ट्राम्बे में पड़ता है। कहाँ पर, ट्राम्बे यानी बॉम्बे में। तो वहीं पर भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर उसी के परिसर में, क्षेत्र में स्थापित किया गया था। अप्सरा अलग है, कामनी अलग है। कामनी में लिख लो, भारत का पहला
न्यूट्रॉन रिएक्टर है। कौन सा है? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर, नोट कर लो। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर है कामनी, और अप्सरा भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर है। दोनों में कोई डाउट तो नहीं? कर लियो? ठीक।